20 जून 1875 मंगलवार को ऋषि दयानंद सरस्वती दक्षिण भारत के संस्कृत विद्या की राजधानी पुण्यपत्तन अर्थात पुणे पहुंचे। शास्त्रार्थ का निमंत्रण भेजा गया। पुणे का यह बुधवार पेठ नामक स्थान पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर एवं तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के पास है। 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं द्वारा निर्मित ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा से इस बुधवार पेठ की दूरी महज 1 किलोमीटर से भी कम है। पहला व्याख्यान ईश्वर सिद्धि विषय पर 4 जुलाई रविवार 1875 को हुआ था। वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सबकी समझ में आ जाए और उन्हीं के अनुसार लोगों का आचरण होकर देश की उन्नति हो सके। स्वामी जी के इन व्याख्यानों का प्रभाव पुणे की जनता पर जबरदस्त हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती की यह प्रसिद्धि एवं उनके व्याख्यानों की अपार सफलता देखी नहीं गई। अगर तर्क से, योग्यता से और विद्या से उन पौराणिक पंडितों में स्वामी दयानंद सरस्वती का सामना करने की क्षमता होती तो फिर किसी साजिश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतने प्रसिद्ध व्याख्यान जहां हुए, ऋषि दयानंद के जीवन से संबंधित इतनी घटनाएं जहां घटित हुई, आज वह पूना प्रवचन स्थल कैसा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट फ्लोर पर ही ऋषि दयानंद सरस्वती के व्याख्यान हुए थे। ये पूरी बिल्डिंग है कोई 1, 2, 3, 4 फ्लोर की बन चुकी है। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। 16 नवंबर सन 1869 के प्रसिद्ध काशी शास्त्रार्थ के पश्चात पूरे देश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने शास्त्रार्थों और व्याख्यानों की झड़ी लगा दी और इस क्रम में अब अगला नंबर था दक्षिण भारत की काशी अर्थात पुणे की। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके लगभग 5 महीने तक लगातार वेद प्रचार एवं शास्त्रार्थ का कार्य संपन्न करने के पश्चात पुणे के तत्कालीन न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे और महादेव मोरेश्वर कुंटे आदि प्रसिद्ध समाज सुधारकों के निमंत्रण पर 20 जून 1875 मंगलवार को ऋषि दयानंद सरस्वती दक्षिण भारत के संस्कृत विद्या की राजधानी पुण्यपत्तन अर्थात पुणे पहुंचे। दोस्तों, काशी शास्त्रार्थ से संबंधित 2 वीडियोस इस चैनल पर प्रकाशित हो चुके हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए अभी आई बटन पर क्लिक करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें एवं शेयर भी अवश्य करें। इस प्रकार पुणे पहुंचते ही ऋषि दयानंद सरस्वती के द्वारा शास्त्रार्थ के लिए पौराणिक पंडितों को प्रामाणिक एवं अप्रामाणिक ग्रंथों की सूची के साथ शास्त्रार्थ का निमंत्रण भेजा गया। पूना शहर के अलग अलग स्थानों पर समय समय पर अनेक शास्त्रार्थ एवं चर्चाएं हुई, जिनमें आश्चर्यजनक रूप से पुणे के पंडितों की करारी हार हुई। पुणे के बुधवार पेठ नामक क्षेत्र में भीड़े का बाड़ा नामक कोठी की पहली मंजिल पे ऋषि दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध 15 व्याख्यान हुए थे, जिनका प्रकाशन कालांतर में उपदेश मंजरी के नाम से हुआ था। कुछ व्याख्यान कैंप की ईस्ट स्ट्रीट स्थित मराठी स्कूल में भी हुए थे, जिनका प्रकाशन संभव नहीं हो पाया था। इस प्रकार कुल लगभग 50 व्याख्यान स्वामी जी ने पूना प्रवास के दौरान दिए थे, जिनमें 15 प्रवचनों की अधिक चर्चा होती है। पुणे का यह बुधवार पेठ नामक स्थान पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर एवं तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के पास है। 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवाओं द्वारा निर्मित ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा से इस बुधवार पेठ की दूरी महज 1 किलोमीटर से भी कम है। विभिन्न शास्त्रार्थों में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जीत हासिल करने के पश्चात पुणे में व्याख्यानों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें पहला व्याख्यान ईश्वर सिद्धि विषय पर 4 जुलाई रविवार 1875 को हुआ था। इसके बाद धर्माधर्म, वेद, जन्म विषयक, यज्ञ और संस्कार, इतिहास विषय के 6 व्याख्यान, नित्य कर्म एवं मुक्ति एवं अंतिम व्याख्यान 4 अगस्त बुधवार को अपने जीवन वृत्त विषयक हुआ था। स्वामी जी के इन व्याख्यानों को अगर आप पढ़ना चाहें तो उपदेश मंजरी नामक पतली सी पुस्तक जरूर पढ़िएगा और इस पुस्तक को पढ़कर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने व्याख्यान में धर्म, दर्शन, कर्मकांड, वेदादि शास्त्र, यज्ञ, संस्कार, पुनर्जन्म आदि विविध विषयों को कितनी सरलता एवं प्रामाणिकता के साथ अपने व्याख्यानों का विषय बनाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती इन व्याख्यानों में राष्ट्र, समाज, स्वदेशी और मानवता
के प्रति सजगता आदि विषयों पर बहुत जोर देते थे। इसके अतिरिक्त इतिहास विषय पर दिए उनके व्याख्यानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती इतिहास के तटस्थ विश्लेषण की भरपूर क्षमता रखते थे। इन व्याख्यानों के क्रम में ही ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य धर्म की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत से उपदेशक इस देश में होने चाहिए। आगे ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सर्वत्र आर्य समाज कायम होकर मूर्ति पूजा आदि दुराचार दूर हो जाएं, वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सबकी समझ में आ जाए और उन्हीं के अनुसार लोगों का आचरण होकर देश की उन्नति हो सके। स्वामी जी के इन व्याख्यानों का प्रभाव पुणे की जनता पर जबरदस्त हुआ, जिसके कारण उपदेश सुनने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। पूना शहर के जाने माने लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध गोपाल राव हरि देशमुख ने इन व्याख्यानों के संबंध में लिखा था कि स्वामी जी के व्याख्यानों में भीड़ कितनी थी और कितना अपूर्व वक्तव्य उनका होता था, इन विषयों पर टिप्पणी करना कठिन कार्य है। महामती रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई रानाडे ने अपनी मराठी आत्मकथा में पुणे प्रवचनों के संबंध में लिखा था कि ऋषि दयानंद सरस्वती जब पुणे आए तब से उनके प्रवचन प्रतिदिन भिड़े साहब के दीवान खाने में होते थे। संध्या काल के 2-2.5 घंटे इन प्रवचनों को सुनने एवं वहां की व्यवस्था में व्यतीत होते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती उत्तम रसमयी वाणी के वक्ता थे। उनकी वाणी अत्यंत गंभीर थी। उसी प्रकार उनकी भाषण पद्धति अत्यंत मार्मिक एवं कभी कभी अलंकारिक हो जाती थी। इस कारण उनका भाषण सुनने आए हेतु श्रोता तल्लीन हो जाते थे। अधर्म एवं स्वार्थ की नीति से ग्रसित व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता। हर बार की तरह यहाँ भी स्वार्थी पौराणिक पंडितों से स्वामी दयानंद सरस्वती की यह प्रसिद्धि एवं उनके व्याख्यानों की अपार सफलता देखी नहीं गई। अपने अनुयायी लोगों के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ करने का बहुत अधिक दबाव बढ़ जाने पर पंडित राम दीक्षित आपटे तथा नारायण शास्त्री गोडबोले आदि पंडितों ने शास्त्रार्थ करने की घोषणा तो की, पर अंततः स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने की हिम्मत जुटा नहीं सके एवं तरह तरह के बहाने बनाकर शास्त्रार्थ के लिए सामने ही नहीं आए और इस प्रकार जैसे तैसे अपने अनुयायियों के सामने अपनी इज्जत बचाई। पर उन पंडितों के अनुयायी तो समझ ही रहे थे कि बड़ा से बड़ा कोई भी पौराणिक विद्वान स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसमें पौराणिक पंडितों के अहंकार को बहुत चोट पहुंची और इस प्रकार पौराणिक दल प्रतिहिंसा और विद्वेष की अग्नि में जलने लगा। जब सारे पंडित मिलकर भी वर्ण व्यवस्था, प्रतिमा पूजन, वेद पढ़ने का अधिकार आदि विषयों पर स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने शास्त्रार्थ के लिए आने का साहस नहीं जुटा सके, तो हमेशा की तरह अलग अलग प्रकार की साजिशें रचने लगे। अगर तर्क से, योग्यता से और विद्या से उन पौराणिक पंडितों में स्वामी दयानंद सरस्वती का सामना करने की क्षमता होती तो फिर किसी साजिश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, शास्त्रार्थ में ही हरा देते। पर ऐसा संभव नहीं था। उन्हें यह स्पष्ट पता था कि ऋषि दयानंद सरस्वती को तर्क, विद्या एवं शास्त्रार्थ में कभी भी नहीं हराया जा सकता है। इसलिए छल कपट एवं साजिशों का सहारा हमेशा की तरह पौराणिक पंडितों को लेना पड़ा था। जब स्वामी दयानंद सरस्वती का पुणे से प्रस्थान करने का समय आया तो पुणे के उस समय के बहुत ही सम्मानित एवं प्रतिष्ठित नागरिकों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 5 सितंबर रविवार 1875 को एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नगर भर में एक बड़ी सी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजा, हाथी, पालकी एवं पुष्प वर्षा करते हुए लगभग 3000 से अधिक प्रसिद्ध नागरिकों ने भाग लिया था। इस अद्भुत, विस्मयकारी एवं मनोहर कार्यक्रम को देखकर पौराणिक पंडितों का दल जल भुन उठा एवं इस भव्य समारोह के जवाब में पौराणिक पंडित अपने साथ एक गधे को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे शहर में घूमने लगे। आज पौराणिक पंडितों के मुख से वेद मंत्रों की जगह ऋषि दयानंद सरस्वती के प्रति गालियां निकल रही थी और इस प्रकार वे अपना असली चरित्र समाज के सामने पेश कर रहे थे और इस पूरे उपद्रव का नेतृत्व कर रहा था नारायण भिकाजी जोगलेकर, जो उस समय का पौराणिक पक्ष का एक बड़ा विद्वान माना जाता था।
ये उपद्रवी यही नहीं माने, पौराणिक पंडितों के इशारे पर कुछ दुष्टों ने छतों एवं खिड़कियों से शोभा यात्रा पर पथराव आरंभ कर दिया, जिसमें साधारण जनता के साथ साथ पुलिस के भी अनेक जवान घायल हुए थे। बाद में इन उपद्रवियों पर मुकदमा चला और इन्हें जुर्माना एवं जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इन सभी पौराणिक पंडितों के उद्दंडतापूर्ण एवं अपमानित करने वाले व्यवहारों का ऋषि दयानंद सरस्वती के ऊपर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि वे वास्तविक योगी थे एवं कमल के पत्ते पर रहने वाली जल की बूंद के समान सदा ही सांसारिक मान, अपमान, लाभ, हानि आदि के भाव से सर्वदा अछूते ही रहते थे। केवल इतना ही नहीं, पौराणिक पंडितों द्वारा इतना उपद्रव एवं गलत शब्दों का प्रयोग करने के बाद भी रात्रि में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना व्याख्यान पूर्ण शांति, स्थिरता एवं धैर्य के साथ समाप्त किया एवं उनके चेहरे पर रत्ती भर भी दुख, कष्ट या निराशा का भाव नहीं था। इतने प्रसिद्ध व्याख्यान जहां हुए, ऋषि दयानंद के जीवन से संबंधित इतनी घटनाएं जहां घटित हुई, आज वह पूना प्रवचन स्थल कैसा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। यहां आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव या सलाह कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के पुणे नामक शहर में। पुणे में बुधवार पेठ नाम का यह क्षेत्र है, जहां पर भिड़े का बाड़ा, भिड़े साहब का बाड़ा नाम से ये बिल्डिंग है, जहां पर ऋषि दयानंद सरस्वती के ऐतिहासिक प्रवचन हुए थे, जिनका प्रकाशन पुणे प्रवचन या पूना प्रवचन नामक पुस्तक के रूप में हम सभी पढ़ते हैं। ये क्षेत्र मराठा पेशवाओं द्वारा निर्मित जो शनिवार वाड़ा है, उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं शनिवार वाड़ा के ऑपोजिट साइड ही लाल महल है, जो ऐतिहासिक रूप से शिवाजी से संबंधित है। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिए थे, जिनका पूरी दुनिया पर बहुत प्रभाव हुआ और उसकी बहुत चर्चा होती है, आज हम उस बिल्डिंग में पहुंचे हैं और वो स्थान मैं आपको दिखाऊंगा कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहां पर व्याख्यान दिए थे। और उस व्याख्यान के क्रम में मैं आपको बताऊंगा, ये स्थान है जहां पर ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर ही ऋषि दयानंद सरस्वती के व्याख्यान हुए थे, जिनका प्रकाशन बाद में पुणे प्रवचन या पूना प्रवचन के नाम से 15 व्याख्यानों का संग्रह है। यहाँ पर लगभग 55 व्याख्यान हुए थे, परंतु किसी कारणवश उनका प्रकाशन नहीं हो पाया। प्रकाशन सिर्फ उन 15 व्याख्यानों का हुआ था। तो बंधुओं, ये वो स्थान है, ये वो बिल्डिंग है जहां पर ऋषि दयानंद सरस्वती ने उन 15 व्याख्यानों को रखा था। और उस समय के शहर के जो प्रसिद्ध और बड़े लोग थे, उसमें गोविंद राम राणाडे का नाम आता है। शहर के मशहूर लोग थे, उन्होंने इन व्याख्यानों का आयोजन किया था। पर आज यहाँ पर जो इस बिल्डिंग की स्थिति है, उसको देखकर उस समय का बहुत सारा अनुमान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इतना अवश्य है कि इस बिल्डिंग में जहां पर वो व्याख्यान हुआ था, आजकल भारतीय जनता पार्टी पुणे शहर का कार्यालय चलता है और इस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कार्य करती है। और ये पूरी बिल्डिंग है उसी समय के भिड़े के बाड़ा नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इसके और हिस्सों को आपको मैं दिखाऊंगा और आपसे कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारे साथ साईनाथ जी हैं, जो पुणे के बुधवार पेठ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी हमें देंगे कि कैसे इस ऐतिहासिक स्थान को संजोने में कैसे चूक हुई और कैसे इस स्थान को और बेहतर रूप से संजोया जा सकता था और ऋषि दयानंद से संबंधित जो यादगार चीजें थी, उनको संरक्षित रखा जा सकता था। तो मैं साईनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में हमें और अधिक जानकारी दे। साईनाथ जी यहाँ के लोकल हैं और यहाँ इस स्थान के इतिहास के विषय में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो मैं साईनाथ जी से निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को इस स्थान के बारे में और क्या विशेष बात आप बता सकते हैं। यहाँ न्यायमूर्ति रानडे, जो प्रार्थना समाज के प्रचारक रहे,
उन्होंने महर्षि दयानंद को 20 जून से 5 सितंबर 2.5 महीना पूना में रहने की व्यवस्था करवाई और यहाँ उनके व्याख्यान यहाँ के पुनर्जागरण के लिए करवाए। तो रहने को वो पूना में थे, जगन्नाथ शंकरशेठवाड़ी में, और वहाँ से मैंने गिने हैं 2500 फीट होते महर्षि दयानंद घोड़ा गाड़ी से यहाँ व्याख्यान के लिए आते थे। और यहाँ उनके 15 व्याख्यान हुए जो पुणे प्रवचन यानी उपदेश मंजरी नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पुस्तक है वो उपदेश मंजरी। इसमें महर्षि दयानंद ने जो 15 व्याख्यान दिए पूना में और न्यायमूर्ति रानडे ने वो लिखवा के सुरक्षित करवाए, तो ये वो व्याख्यान है और ये पुस्तक है। यानी उसका ऐतिहासिक जो है सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। दूसरी एक पुस्तक है जो भवानीलाल भारती हमारे आर्य समाज के जो विद्वान है उन्होंने लिखी है, महर्षि दयानंद सरस्वती का पुणे प्रवास। इसमें इन्होंने वो जानकारी दी कि महर्षि दयानंद पुणे में कैसे आए, उन्होंने 15 व्याख्यान कैसे दे। उनके ऊपर यहाँ बेलबाग चौक नाम का चौक है, वहाँ महर्षि दयानंद की हाथी पर ये यात्रा निकली थी पुणे कैंप से भिड़ेवाड़े तक। तो यहाँ आते समय भिड़ेवाड़े के यहाँ अपने लाल क्या कहते हैं अपना लाल महल नहीं, बेलबाग चौक है जहाँ अभी दगड़ूशेठ गणपति का बैठता है उस जगह, और 10 दिन ये रास्ता बंद रहता है उस समय। साईनाथ जी ये आप माइक हाथ में लेके बोलिएगा। हाँ। साईनाथ जी हमें ऋषि दयानंद सरस्वती ने यहाँ 15 व्याख्यान दिए थे और ऐतिहासिक व्याख्यान थे। हाँ। और उन व्याख्यानों की चर्चा पूरे विश्व में होती है। हाँ। तो पर अब हमें थोड़ा कष्ट हुआ कि ऋषि दयानंद से संबंधित कोई यहाँ पे कोई चित्रपट्टी नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, तो ये कष्ट हुआ थोड़ा सा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ। सही बात कही आपने कि मैं जब यहाँ पुणे में रहने को आया एक 17 साल पहले, तो 4 साल पहले मैं इन सब चीज़ों के बारे में और आगे की खोजबीन करते रहा। हमारे पुराने आर्य समाजियों ने यहाँ खोज की है, इस जगह को ढूंढ के निकाला है। भवानीलाल भारती, डॉक्टर कुशलदेव शास्त्री, इन लोगों ने ये भिड़ेवाड़े की जगह ढूंढ के निकाली। अब ये आर्य जगत का काम है कि इस जगह को हम महर्षि दयानंद का स्मारक बनवाए। महर्षि दयानंद ने सिर्फ 15 व्याख्यान नहीं करवाए, यानी रानडे ने, उनके 55 व्याख्यान हुए, उसमें से 15 व्याख्यान जो लिखे हुए और इतिहास के तौर पे उपलब्ध है वो हमारे पास है। और उन्होंने 35 व्याख्यान पुणे कैंप में दिए थे। यानी एडवोकेट गंगाराम मस्के, ये न्यायाधीश रानडे के मित्र थे, ये न्यायाधीश थे और वो एडवोकेट थे, तो उन्होंने 35 व्याख्यान पुणे कैंप में करवाए। फिर महात्मा फुले ने गंजपेट में उनके मोमिनपुरा में 2 व्याख्यान करवाए महर्षि दयानंद के। इन व्याख्यानों को उपलब्ध नहीं है हमारे पास लिखे हुए, पर इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमारे पास है। और एक व्याख्यान महात्मा फुले के जो सहकारी है भालेराव करके, उन्होंने भांबुर्डा शिवाजीनगर में रुकड़वा मंदिर के बाजू में रुकड़वा मंदिर की धर्मशाला है, वहाँ एक व्याख्यान करवाए। तो महर्षि दयानंद के 55 व्याख्यान हुए, उसमें से 15 व्याख्यान न्यायमूर्ति रानडे ने ये लिखवा कर कुंटे और आगाशे के हाथों से लिखवा कर रखे, इसलिए वो सुरक्षित है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है न्यायमूर्ति रानडे के, हमारे प्रार्थना समाज और न्यायमूर्ति रानडे का। और एक जुलूस निकला था 5 सितंबर 1875 को पुणे कैंप से यहाँ तक, और महर्षि दयानंद के ऊपर कीचड़ फेंके गए पुणे में और पत्थर फेंके गए। वो बेलबाग चौक करके यहाँ नज़दीकी है, ये भिड़ेवाड़े के बाजू। और सत्यशोधक समाज के फुले, इन्होंने इस क्या बोलते जुलूस का, हाथी पर के जुलूस का संरक्षण कराया, लवजी वस्ताद के तालीम के जो युवक है उनको साथ लेकर। तो ये बहुत बड़ी घटना है। अभी महर्षि दयानंद भी गुजरात के थे और हमारे अभी के पंतप्रधान भी गुजरात के, तो इन्होंने इस बारे में थोड़ी सी खोज करके इस बीजेपी के ऑफिस को यहाँ महर्षि दयानंद का स्मारक बनाने को आर्य समाज के लोगों को सहायता करना चाहिए, ऐसी मेरी एक विनती है पूरे भारतीय लोगों से।
धन्यवाद। जी साईनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनमोल जानकारियां हमें दी। हमारे साथ आर्य समाज रिहाड़ी जम्मू कश्मीर के आदरणीय धर्माचार्य श्री चैनलाल शास्त्री जी भी उपस्थित है। शास्त्री जी, ये एक ऐतिहासिक स्थल है और जैसा कि साईनाथ जी ने बताया कि ऋषि दयानंद ने 15 प्रवचन नहीं, लगभग 55 व्याख्यान दिए और उन व्याख्यानों ने अनेक वर्षों तक इस भारत की जनता का मार्ग प्रशस्त किया, उनका मार्गदर्शन किया। तो इस दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से और ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। पर यहाँ पर उनकी कोई प्रतिमा नहीं, उनका कोई उल्लेख नहीं, कोई नाम नहीं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि भारत समाज में, भारत में, इस देश में जो आर्य जनता है या विदेशों में भी ये जो आर्य जनता है जो इस ब्लॉग को आगे देखेगी, उससे क्या अपील करना चाहते हैं? जैसा कि मेरा अपना चिंतन था, मैंने उपदेश मंजरी पढ़ी है और हर आर्य समाजी ने लगभग ये पुस्तक पढ़ी होती है। और जो हमारा सोचना था इस स्थान के प्रति विशेष श्रद्धा लेकर के हम इतने दूर से चल कर के यहाँ आए, पर यहाँ आकर के एक सज्जन हमें मिल गए जो उन्होंने गली में ढूंढ करके हमें वो स्थान बताया। और ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस बन चुका है और यहाँ पर हमें ऑफिस से भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल को महर्षि दयानंद के नाम से वहाँ उनका चित्र इत्यादि होना चाहिए, ऐतिहासिक शिलापट लगा हुआ होना चाहिए, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्य जनता से हमारा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए। ये बड़े ही एक, आज हमें पता चला कि यहाँ पे 55 व्याख्यान हैं, जो आज हमारे पास लिखित रूप में केवल 15 महर्षि दयानंद के पूरे प्रवचन उपदेश मंजरी के रूप में उपलब्ध हैं, बाकी शेष नहीं है। तो आप सोचें कि धीरे धीरे हमारी ये सारी धरोहर हाथ से छीनती चली जा रही है। हम बड़े उत्साह के साथ यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आकर के मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ महर्षि दयानंद को न्यायमूर्ति रानड़े ने बुलाया, वो प्रार्थना समाज के थे और प्रार्थना समाज अभी अस्तित्व में है, पर उसको सिर्फ 2-4 लोग हैं और वो समाज भी है, उनकी जगह भी है। पर सत्यशोधक समाज नाम की जो महात्मा फुले ने स्थापित हुई संस्था थी, उसको अभी कोई मूर्त रूप नहीं है, उसके कुछ लोग नहीं, जैसा आर्य समाज के हैं या प्रार्थना समाज के लोग, कुछ तो अस्तित्व में है, उनका संस्था भी है, उनके कुछ जगह भी है और उनके कुछ नियम है। जैसे सत्यशोधक ने 7 नियम बनाए, प्रार्थना समाज ने 6 नियम बनाए और आर्य समाज ने अपने आर्य समाज के लिए 10 नियम बनाए। तो ये सत्यशोधक के 7 नियम पढ़ाने वाली सत्यशोधक संस्था नाम की कोई संस्था पूना में अभी अस्तित्व में नहीं है। तो ये पर फिर भी उनका स्मारक जो है, ये दगड़ू शेठ गणपति के सामने महात्मा फुले का स्मारक बन रहा है। हमारा उनसे विरोध नहीं कुछ, वो हमारे मित्र ही है। यानी दयानंद, फुले, रानड़े, ये तीनों मित्र थे। ये त्रिमूर्ति थी पूना में, जिन्होंने या पूना में समाज सुधार और धर्म सुधार का आंदोलन चलाया। पर आज फुले के संस्था अस्तित्व में नहीं, फिर भी उनके बिखरे हुए लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, उससे ये दगड़ू शेठ गणपति के सामने जो भिड़ेवाड़ा था, जैसा अपना ये न्यायमूर्ति रानड़े का भिड़ेवाड़ा है, तो वो गिरा के अभी महाराष्ट्र शासन हुआ है, महात्मा फुले का वाड़ा बना रहा है। वो अच्छा है, हमारा आर्य समाज को उसको भी उसको शुभेच्छा है। पर हमारा भी कुछ तो बने, हमारे भिड़ेवाड़े के, हमारे आर्य समाज से संबंधित जो भिड़ेवाड़ा है, जहाँ अभी बीजेपी का ऑफिस है, उन्होंने कुछ तो करना चाहिए, ऐसा विनंती है सबसे। हमारा ये जानकारी प्राप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन रहेगा। प्रधानमंत्री जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, तो महर्षि दयानंद भी जो इतने बड़े समाज सुधारक हुए, जिसको समाज सुधारकों में सबसे ऊंची चोटी कहा गया है। अगर पर्वतों की तरह महापुरुषों को हम गिने तो सबसे ऊंची चोटी इतने बड़े समाज सुधारक की होने का विशेष न्यायमूर्ति रानड़े जी ने उनको यहाँ बुलाया था, प्रवचन हुए। तो यहाँ फुले जी का जो आज समाज सुधारक, जो उनका शोधक जो संस्था थी, वो अस्तित्व ना होने पर भी उनका बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है। तो निवेदन ये है कि महर्षि दयानंद का भी यहाँ स्मारक बनाया जाए। और ये अभी जो बीजेपी ऑफिस है, यहीं पुणे प्रवचन उनके हुए थे। जी बंधुओं, वाकई ये एक कष्ट का विषय है, बड़ा कष्ट हुआ यहाँ पे आके जान के।
मैं शास्त्री जी और आदरणीय साईनाथ जी, हम सभी इस देश की पूरी जनता से या आर्य समाज के आर्य विद्वानों से, विशेष करके आर्य नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए और कुछ न कुछ ब्यौरा, जैसा कि साईनाथ जी ने बताया, ऋषि दयानंद से संबंधित यहाँ जरूर होना चाहिए। तभी ये राष्ट्र एक कृतज्ञ राष्ट्र बन पाएगा और ऋषि दयानंद के अद्भुत योगदानों को याद करके उनसे लाभ लेने का समर्थ रख पाएगा। और ईश्वर की दृष्टि में भी कहीं ना कहीं हम ऋषि दयानंद सरस्वती से न्याय कर पाएंगे। जिन्होंने इतना मार्ग प्रशस्त किया, उनके नाम की चर्चा तक यहाँ नहीं है। इस तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार के विशेष ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा का दायित्व हम सभी का है। यहाँ आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि पता नहीं किसकी आत्मा में ऐसी प्रेरणा आए कि इस स्थान को सुरक्षित रखने के और विशेष कदम कोई बढ़ा सके, ताकि ऐसे संस्थानों की सुरक्षा की जा सके। और जो ऋषि दयानंद सरस्वती के जीवन से संबंधित विशेष घटनाओं वाली जगह हैं, उनको सुरक्षित हम कर सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि इस वीडियो को देखें और देख करके इस स्थान को सुरक्षित और संरक्षित रखने से संबंधित जो कुछ भी प्रयास है हमारा, वो अगर हम कर सकेंगे तो ऋषि दयानंद के प्रति वास्तव में ये एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। बंधुओं, तो कुछ ये पोर्शन है, ये दूसरा जो एग्जिट गेट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। और जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सामने गेट दिख रहा है, गेट ही है जहाँ से इसकी एग्ज़िट और एंट्री की व्यवस्था है। और मैं आपको इस बिल्डिंग को ऊपर तक एक बार दिखाऊंगा। ये पूरी बिल्डिंग है, कोई 1 2 3 4 फ्लोर की बन चुकी है। पर ऋषि दयानंद की सरस्वती की चर्चा यहाँ ना होने से हमें थोड़ा कष्ट, और इसको बेहतर होना चाहिए था। तो इस तरह से बंधुओं, आज हमने पुणे प्रवचन स्थल को देखा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को इस स्थिति के बारे में पता चल सके और इस स्थान को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम सब प्रयास कर सके। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी।